तो बायोमोलिक्यूल ये चैप्टर है बेटा, और बायोमोलिक्यूल में हम लोग अदरवाइज अगर मतलब समअप करके बोले इसको, तो बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो आता है आगे जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे उसका। ठीक है, अभी ही कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी स्टूडेंट से, तो मैंने कहा कैसा चल रहा है फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी ये सब, तो सब्जेक्ट वाइज उसने बताया एनाटॉमी में उसका इंटरेस्ट है इसलिए वो सही कर पा रहा है। फिजियोलॉजी हमने जूलॉजी में काफी पढ़ ली थी, जो डाइजेशन से लेकर और एंडोक्राइन तक, वो उसको काफी हेल्प कर रही है। और बायोकेमिस्ट्री की जब बात आई तो उसने कहा कि सर हमने वो एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स जो है ना वो आपने इतना इन डेप्थ में करवा दिया था, क्योंकि पहले तो हम बहुत इन डेप्थ में पढ़ते थे, तो सर मतलब बहुत लोड तो कुछ ऐसा लगता नहीं है मुझे। तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो बायोमोलिक्यूल का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत फायदा होगा इसका। ठीक है, तो ऐसा ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल में। हम बाकी अगर वैसे देखें तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के जो तरीके हैं, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल पूल वाली जो बात है वो हम यहाँ पर करेंगे। फिर देखेंगे कि भाई बहुत सारे मेटाबोलाइट हैं उसमें, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल हैं, तो उनकी अबंडेंस का ऑर्डर देखेंगे, एलिमेंट्स की अबंडेंस का ऑर्डर देखेंगे, जो कि जब भी केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं। पहला होता है वो एलिमेंटल एनालिसिस, दूसरी होती है कंपाउंड बेसिस एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे ऑर्डर क्या है एलिमेंट के एबंडेंस का हमारी बॉडी में और अर्थ में, और स्पेसिफिकली हमारे बॉडी में कंपाउंड्स का क्या एबंडेंस का ऑर्डर है वो देखेंगे। इसके बाद ये सारे हैं क्या, ये जो कंपाउंड्स हैं मेटाबोलाइट्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं अल्टीमेटली उसी की वजह से लिविंग स्टेट मेंटेन है। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं ये मेटाबोलाइट्स के बीच में हो रही हैं। उन मेटाबोलाइट्स को कैटेगराइज करते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे। फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड है, और उससे पहले ही और उसके साथ साथ ही हम एक्चुअली लिपिड्स और अमीनो एसिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी लेवल, और हम देखेंगे कि किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स के बीच में अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड्स लिंकिंग मोनोमर टू पॉलीमर, मोनोमर टू पॉलीमर। इसके बाद हमारे पास डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट आएगा, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। उसमें हम देखेंगे किस टाइप से हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हमेशा एक डायनामिक स्टेट में रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्सचेंजेस होते रहते हैं। मेटाबॉलिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, लिविंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर लिविंग स्टेट नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, उसमें वेरिएशन होना चाहिए, और वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए कि हमारे पास एक रेंज में, ये बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है चीज की, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कि एक रेंज है जिसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, चाहे हम हाइड्रोजन आयन की बात कर लें, पीएच अपना सेट है 7.4 के अराउंड है, और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की बात कर लें तो 4.5 से 5.0 मिलीमोलर कंसंट्रेशन उसकी है। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, इन सब की कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लिविंग स्टेट मेंटेन रहती है, क्योस नहीं है, ऑर्डर है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है लेकिन ऑर्डरली है। ठीक है, इस वजह से। और अल्टीमेटली वी डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, उनका नोमेनक्लेचर कैसा होता है, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसे करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके एंजाइम के एक्शन को। तो ये सब चीजें हम बायोमोलिक्यूल में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। ओके, यस सर। सो चैप्टर 9 है हमारा बायोमोलिक्यूल, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले 9.1 हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है, उसको भी हम देखेंगे कि देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर। पहली बात, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की बात की है बायोस्फीयर में। इकोलॉजी से कनेक्ट होता हुआ टॉपिक बायोस्फीयर, यानी कि हमारे पास वो एरिया प्लेनेट अर्थ का जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एरिया इन विच
लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इस बायोस्फीयर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिर डाइवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेम केमिकल्स? अब केमिकल बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, कि केमिकल्स क्या सब में सेम है? और बड़े ही ध्यान से देखो, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। और यही हम देखने भी जा रहे हैं कि हमारे बॉडी में कैसे एलिमेंट और कैसे कंपाउंड होते हैं। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। ऐश एनालिसिस करते हैं बेटा, ड्राई वेट लेते हैं, ठीक है। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of chemicals like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content per unit mass of a living tissue। ये सब चीजें हमें पता चल जाएंगी कि भाई पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू में कितना कंटेंट उसका होता है और कौन कौन से एलिमेंट एक्चुअली होते हैं। If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of a non-living matter, लिविंग मैटर का तो देख लिया हमने, इसके बाद फिर नॉन लिविंग मैटर के लिए हम अर्थ क्रस्ट का एनालिसिस करें, we obtain a similar list। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हमें सिमिलर लिस्ट मिलेगी। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट्स? सिमिलर है, सेम नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस होंगे दोनों लिस्ट के बीच में। इन एब्सोल्यूट टर्म, मतलब अगर हम सुपरफिशियली लेवल पे कहते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे कहते हैं, तो नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। जो चीजें वहां पर हैं नॉन लिविंग में वही लिविंग में है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है। However, closer examination यानी कि कितना कंटेंट प्रेजेंट है, क्या रेशियो है, रिलेटिव एबंडेंस का क्या ऑर्डर है, अगर उन सब चीजों को देखते हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में हमें पता चलता है कि these are higher in any living organism than in earth crust। तो ये जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये कंक्लूड होता है एक फैक्ट में, और वो फैक्ट क्या है कि देयर इज अ रिलेटिव abundance of carbon and hydrogen in living organism as compared to the non living one यानी कि मतलब अर्थ क्रस्ट की इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करें। इज दिस क्लियर बेटा? ये यस। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पर इन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम प्रॉपरली एक एक चीज देखेंगे किस टाइप से हमने उसको ऑब्टेन किया, और रिलेटिव एबंडेंस का जो ऑर्डर इन्होंने कंक्लूसिव बता दिया वो एक्चुअल क्या होता है वो भी देखेंगे। So we can continue asking in the same way, what type of organic compounds are found in the living organism? ये तो एलिमेंटल एनालिसिस थी जो हमने ऊपर कर दी, कार्बन और हाइड्रोजन बता दिया ज्यादा होता है लिविंग में। अब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कंपाउंड लेवल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। So how does one go about finding the answer? कैसे पता चले? तो हमें एक्चुअली एक केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम एक लिविंग टिश्यू लेंगे, ठीक है। हम या तो वेजिटेबल ले सकते हैं या पीस ऑफ लिवर ले सकते हैं, प्लांट और एनिमल के केस में रिस्पेक्टिवली। फिर हम उसको ग्राइंड कर दें। ग्राइंड किस में करें? सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, Cl3CCOH यूजिंग अ मोर्टर एंड पेसल। वो जो बच्चों की दवाई वो बनाने का वो होता है ना, या आयुर्वेद में जो होता है वैसा मोर्टर एंड पेसल। सो वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी। एक थिक स्लरी हमें मिल जाएगा, पेस्ट नहीं बेटा, स्लरी, ठीक है। पेस्ट थिक होता है, स्लरी की विस्कोसिटी पेस्ट से कम होती है, ठीक है। पेस्ट ना तो पूरा स्लरी ना तो पेस्ट होता है ना ही लिक्विड होता है, ठीक है, वैसा है। जैसे हम चटनी बनाते हैं, ठीक है, जो चटनी बनाते हैं वो पेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वो स्लरी होता है, ठीक है। So if we were to strain this through a cheese cloth या cotton cloth जो किचन में हम यूज करते हैं, हमें दो फ्रैक्शंस मिल जाएंगे बेटा, हमें दो फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। ये जो दो फ्रैक्शंस हैं, इसमें एक तो है फिल्ट्रेट जो कि भाई फिल्टर हो गया उस चीज क्लॉथ से, और दूसरा है रेटेंटेट जो कि छन नहीं पाया, ठीक है। तो एक तो हमें आ गया हमारे पास फिल्ट्रेट और दूसरा हमारे पास आ गया रेटेंटेट। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सैंपल है, और उस सैंपल को हमने एसिड में भाई डिसॉल्व करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर हमने उसको फिल्टर किया, तो ये बताओ कि जो फिल्टर हो गया हमारे पास, जो यानी कि जो फिल्ट्रेट आ गया,
एक बात क्लियर है ना कि जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाया होगा वही तो फिल्ट्रेट में आया। इज दिस क्लियर? फिल्ट्रेट में क्या आया होगा? जो कि एसिड में सॉल्युबल हो पाया। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन हमारे पास फिल्ट्रेट है। और जो एक्चुअली फिल्टर नहीं हो पाया, ठीक है, जो ऊपर ही रह गया, जिसका रिटेंशन हो गया ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? रिटेंटेट। और वो जो रिटेंटेट होगा उसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स बहुत बड़े थे, या तो उसका बायोकेमिकल नेचर ऐसा था कि वो एसिड में सॉल्युबल नहीं था। केमिस्ट्री लग रही है यहाँ पर, थोड़ी सी केमिस्ट्री लग रही है, ध्यान रखो कि अगर वो छन नहीं पाया इसका मतलब या तो वो ठीक से डिसॉल्व नहीं हुआ, बड़े पार्टिकल थे, या तो एक्चुअली वो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता एसिड में, एसिड सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो हम ओवरऑल क्या कहते हैं कि जो रिटेंटेट होता है इट इज एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल मतलब ऐसा नहीं है कि एसिड इनसॉल्युबल यानी कि एसिड में सॉल्युबल, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एसिड अनसॉल्युबल है। ठीक है, अनसॉल्युबल ये मान लो। ठीक है, एसिड में सॉल्युबल नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट आ गया जो सॉल्युबल है, एक ऐसा है जो नहीं है सॉल्युबल। टेबल को एक एक करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल देखो, in higher classes you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है वो हम बाद में देखेंगे जब आप मतलब और आगे जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट होता है। तो इफ इट विल सफिस टू से हियर, मतलब ये काफी, मतलब यहाँ पर ये काफी होगा कहना कि that one extracts the compound then subject to extract to various separation technique। हमने कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर लिया पहली बार, उसके बाद फिर हमने वेरियस सेपरेशन टेक्निक लगाई। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है, वो क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। ठीक है, टिल वन हैज सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। हमने पहले आइसोलेट किया और उसके बाद फिर उसमें और कोई कंपाउंड ना हो इसलिए उसका प्यूरिफिकेशन किया हमने डिफरेंट टेक्निक्स। तो एनालिटिकल टेक्निक जब हम अप्लाई करते हैं कंपाउंड पे, ठीक है, then it gives us an idea of molecular formula and the probable structure of the compound। तो हमने मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से हमने एक कंपाउंड को आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ इम्प्योरिटीज भी थी, तो हमने उसको प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई जब कर लिया तो फिर एनालिटिकल टेक्निक्स लगाते हैं जिससे हमें उसका क्या पता चले बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलने के बाद आप क्या उसका डिटेक्ट कर सकते हो? स्ट्रक्चर। यस, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाए तो आप उसकी एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, PCl5 है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ठीक है, और CH4 है तो कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो एग्जिस्टिंग ज्ञान है उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो, और टेक्निक्स भी हैं जिससे आप एग्जैक्ट उसका स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हो। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल क्या है? जितने भी कार्बन कंपाउंड हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग टिश्यू के एनालिसिस से पता लगाते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं, वाटर भी एक बायोमॉलिक्यूल है, हालांकि उसमें कार्बन नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर इस डेफिनेशन में वाटर फिट नहीं होता, लेकिन वाटर बायोमॉलिक्यूल होता है। वाटर तो सब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल इज वाटर। ठीक है, हाँ। So, however, living organisms have also got inorganic elements and compound। तुरंत बता दिया कि ऐसा नहीं है कि कार्बन आपने ले लिया बायोमॉलिक्यूल बोल दिया तो और कुछ नहीं है, एसेंशियल इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी हैं। सो हाउ डू वी नो दिस? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। एक थोड़ा सा मतलब ये जो कॉटन क्लॉथ वाला हमने किया है, इसके अलावा भी हमें कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। जब हम लिविंग टिश्यू को करते हैं तो हम वेट वेट बोलते हैं, और जब हम उसे बर्न कर देते हैं, ठीक है, या स्कार्स ऑफ वाटर कर दें तो वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, वाटर इवेपोरेट, अब रिमेनिंग मटेरियल गिव द ड्राई वेट। जब उसे बर्न टू एशेस कर देंगे तो वाटर तो हट गया। ठीक है, तो अब एशेस रह गई, एशेस में उसका एक्चुअल हमें एलिमेंटल वेट पता चल पाएगा, ड्राई वेट पता चल पाएगा। जैसा कि अब बोला है, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form। कार्बन कंपाउंड गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, एंड आर रिमूव्ड. What is remaining is called ash. This ash contains inorganic element. हम ash analysis क्यों कर रहे हैं? What is the reason? What is our aim behind ash analysis? मुझे बताइए. हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स के अलावा और क्या क्या हमारे पास है. ठीक है. सो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा, हमें कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट्स मिलेंगे, फॉस्फेट्स मिलेंगे. तो अब ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो हमारे पास था, जो भी हमने पहले देखा था, ठीक है. तो एसिड सॉल्युबल में हमारे पास जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, जैसे कि सल्फेट्स और फॉस्फेट्स हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और एसिड सॉल्युबल में मिलते हैं. ठीक है. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of a living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, कार्बन एक्सेट्रा. ओके. यानी कि ऊपर ये जो हमारे पास ये अब टेबल 9.1 देखिए, यहाँ पर अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन का बेटा परसेंटेज यहाँ गलत दिया हुआ है थोड़ा. ठीक है. हाइड्रोजन का यहाँ पर गलत दिया है, ये 0.5 नहीं होगा. हाइड्रोजन 62 मैक्स, मतलब ऑक्सीजन से भी ज्यादा ये है, हाइड्रोजन है हमारे पास 62.9%, ऑक्सीजन 24%, कार्बन 12%. यहाँ देखें ऑक्सीजन 65 दे दिया है यहाँ पर. सर ऑक्सीजन कितना है? 24. हाइड्रोजन है हमारे पास, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है. ठीक है ना. चलिए, तो यहां देखें इस टाइप से अगर आप देखो तो देखो आपको एलिमेंट्स तो सारे यहां पर मिलेंगे लिविंग और नॉन लिविंग में सेम, लेकिन इनका जो रिलेटिव एबंडेंस का ऑर्डर है बस वो अलग अलग होता है. ठीक है. ये ध्यान रखेंगे पहली बार. इसके बाद while analysis for combined compounds gives an idea of kind of organic and inorganic constituents. टेबल 9.2. एक तो इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक है एलिमेंटल एनालिसिस से हमें 9.1 टेबल मिलती है, और जो कंपाउंड लेवल एनालिसिस है उससे हमें पता चल जाता है 9.2 के बारे में थोड़ा सा. अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है लिविंग टिश्यू के. ठीक है. तो एसिड सॉल्युबल पूल में आयंस आ जाएंगे बेटा सारे, और क्या आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल आ जाएगा. ठीक है. ये किस में आएगा? फिल्ट्रेट में आएगा या रिटेंटेट में? सर रिटेंटेट तो वो होता है जो बच जाता है, उसी में आएगा. किसमें? रिटेंटेट. रिटेंटेट में. हाँ. आयंस इतने भारी हैं कि छनेंगे नहीं. वाटर इतना भारी है, छनेगा नहीं. वो तो फिल्ट्रेट में. हाँ 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 बेटा, तो फिल्ट्रेट में आएगा ये. आ गया. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketones, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify into amino acid, nucleotide bases, and fatty acids. जो हमारे पास जो एसिड इंसॉल्युबल और सॉल्युबल पूल में जो कंपाउंड्स आए हैं उसकी बात हम कर लें. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए हैं उसकी. इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये रहे बेटा, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, और आयंस है, और वाटर है. ये तो हमने देख लिया कि ये फिल्ट्रेट में आ जाता है. बाकी फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं उसकी हम बात कर लें. तो उसकी बात करेंगे तो क्या आ जाता है बेटा यहाँ पर? वाटर पीना चाहिए लोगों. आई बात समझ में? ठीक है. तरीका है क्या? वाटर मोस्ट अबंडेंट वाटर होगा, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक नहीं, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड. फिर वाटर पीना चाहिए, पीना तो प्रोटीन आ गया. फिर नहीं हो रही है. वाटर पीना मतलब वाटर आ गया, फिर प्रोटीन आ गया, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड. फिर न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा थर्ड मोस्ट अबंडेंट. चाहिए में सी आ गया, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट आ गया, ये फोर्थ अबंडेंट है. लोगों में एल आ गया, एल मतलब लिपिड आ गया, लिपिड जो है फिफ्थ अबंडेंट है. और आई बात समझ में का आई है, आई मतलब क्या है? आयंस है, आयंस जो है सिक्स्थ अबंडेंट में आ गया. तो इस टाइप से वाटर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक.
क्या होगा यहाँ पर? प्रोटीन क्या है? मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ए लिविंग टिश्यू, जबकि वाटर क्या है? मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ जी, यस सर। चलो, तो आज हमने क्या क्या किया यहाँ पर बायोमोलिक्यूल में? बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड एन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर so as to form the metabolism which is the basis of a living entity। ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो है बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बाय डेफिनेशन यहाँ पर बोला कि कार्बन वाला जो है ये यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल होते हैं, लेकिन वहीं पर बाद में बता दिया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है उसको देख के पता चलता है, या मतलब ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सब में सेम केमिकल होते हैं, यानी एलिमेंट और कंपाउंड सेम होते हैं क्या? तो एक्चुअली प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट और जो नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट है उसका एनालिसिस करें तो हमें सिमिलर लिस्ट मिलती है एलिमेंट्स की, बस कार्बन हाइड्रोजन लिविंग में ज्यादा होते हैं। कैसे करें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में अब वेजिटेबल पीस और पीस ऑफ लिवर को हम ग्राइंड कर दें अगर, और उसके बाद चीज क्लॉथ से उसको फिल्टर करें तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट आ जाता है। जो छन गया और जो नहीं छना वो एसिड इनसॉल्युबल, जो छन गया वो एसिड सॉल्युबल। तो एसिड सॉल्युबल में हमारे पास क्या आ जाएगा वो बस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एसिड सॉल्युबल में हमारे पास अमाइनो एसिड आएगा, एसिड सॉल्युबल में हमारे पास आयंस आएंगे, एसिड सॉल्युबल में हमारे पास वाटर आ जाएगा, एसिड सॉल्युबल में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स आ जाएंगे। ठीक है, और एसिड इनसॉल्युबल में हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स आएंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड्स। मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज जो है एसिड सॉल्युबल में आ जाएगा, मोनोसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स लिखा है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इन सबका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई लिपिड्स जो हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं जबकि उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं, और जब उनका स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उसके बाद स्मॉल वेसिकल्स बन जाती हैं, स्मॉल वेसिकल्स ऑफ लिपिड लेयर, ये बन जाती हैं। और उन स्मॉल वेसिकल्स में क्या होता है? स्मॉल वेसिकल्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो ट्रैप हो जाते हैं उसमें। इस वजह से जो स्मॉल वेसिकल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअली हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं और किस में आ जाते हैं? रिटेंटेट में। तो ये एक डिल्यूजन है। लिपिड वैसे क्या होते हैं? लिपिड्स आर व्हाट? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, but they are found where? They are found in retentate, along with what? Along with acid insoluble fraction. Is this clear? Yes. फिर हमने देखा कि किस टाइप से यहाँ पर इनऑर्गेनिक चीजें हैं, आयंस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जो एलिमेंटल एनालिसिस है वहां पर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है हमारे अंदर, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। यहाँ पर कंपाउंड्स का ऑर्डर याद करने का तरीका हमने देख लिया। ठीक है, कि क्या है? वाटर पीना चाहिए लोगों, आई बात
समझ में? तो ये आई आयोडीन हो गया, लोगों का लिपिड हो गया एल, चाय का सी कार्बोहाइड्रेट हो गया, एन ए हो गया न्यूक्लिक एसिड, पी हो गया प्रोटीन, वाटर तो वाटर है। तो इस टाइप से आप याद कर लेंगे। प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है लिविंग टिश्यू का, और प्रोटीन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा है या कंपाउंड पूछा है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट पूछा है या मोस्ट अबंडेंट पूछा है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सेल हो चुका है, बायोमोलिक्यूल का पहला लेक्चर है ये जो कंप्लीट हुआ, और हम कल मिलते हैं, ठीक है। और बेटा एक चीज हमेशा याद रहे कि लेक्चर्स अटेंड करके सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन केवल सेल स्टडी की वजह से होता है, ठीक है। जब आपको ये याद रहेगा ना, तब आपको हमेशा सेल्फ स्टडी की वर्थ पता रहेगी। और जैसा मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि समय बिताओ, वक्त बिताओगे वही हार्ड वर्क है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ओके, थैंक Thank you, sir.